अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ अमार मंजूर ख़ान। तो आज हमारे चैप्टर वाइज पास पेपर सीरीज़ की फ़र्स्ट वीडियो है। तो इसके अंदर हमने ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम फार्माकोलॉजी के पहले चैप्टर को कवर करना है। सो दिस चैप्टर इज़ इंट्रोडक्शन टू ऑटोनोमिक फार्माकोलॉजी। तो आई हैव रिव्यूड यूएस पेपर्स ऑफ यूएचएस, नम्स, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी। इन सब के पास पेपर्स के अंदर सिर्फ दो क्वेश्चंस आए हैं इस चैप्टर के अंदर से। सो दिस इज़ द मोस्ट बेसिक वन। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला है क्वेश्चन, उसके अंदर हमने क्या बताना है, साइट बतानी है, स्ट्रक्चरल फीचर बताने हैं एंड पोस्ट रिसेप्टर मैकेनिज्म बताने हैं। कौन से रिसेप्टर्स के? मस्करीनिक 1, 2 एंड 3 रिसेप्टर्स। अच्छा, तो अब हमने क्या किया, इनको टेबुलेट करना था, क्वेश्चन था। तो अब टेबुलेट किया तो सबसे पहले हमने रिसेप्टर्स साइट, सबसे पहले हम रिसेप्टर्स कौन कौन से हमारे पास M1, M2 एंड M3। साइट्स हमारे पास M1 रिसेप्टर कहाँ कहाँ पे होते हैं? M1 रिसेप्टर हमारे पास नर्व एंडिंग्स में होते हैं, CNS न्यूरॉन्स में होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो न्यूरॉन्स होते हैं उसके अंदर होते हैं। हार्ट में ये रिसेप्टर्स कहाँ पे होंगे? हार्ट में ये रिसेप्टर हमारे पास एट्रिया में होंगे, SA नोड में होंगे और AV नोड में होंगे। वेंट्रिकुलर सिस्टम के अंदर हमारे पास जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो बहुत कम पाया जाता है, इस वजह से हमने उसका नाम नहीं लिया। तो एट्रिया, SA नोड और AV नोड में, SA नोड के थ्रू ये क्या कवर करते हैं, AV नोड के थ्रू ये क्या कवर करते हैं, ये हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अब हमारे पास जो M3 रिसेप्टर्स हैं, M3 रिसेप्टर्स कहाँ पे होते हैं? ग्लैंड्स में होते हैं। एंडोथीलियम कहाँ पे होती है? वेस्कुलर एंडोथीलियम में होते हैं। और हमारे पास ये कहाँ होते हैं? स्मूथ मसल्स में होते हैं। अगर हम इनके स्ट्रक्चरल फीचर्स में आएँ तो स्ट्रक्चरल फीचर्स, ये तीनों के तीनों रिसेप्टर्स जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स हैं। ठीक है, ये तीनों के तीनों रिसेप्टर्स क्या हैं? जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स। और ये जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स क्या होते हैं? ये सरपेंटाइन रिसेप्टर्स होते हैं, यानी कि इनके 7 सेगमेंट्स होते हैं। ठीक है, और वो किस में होते हैं? मेम्ब्रेन में होते हैं। तो इस वजह से हम क्या कहते हैं? ट्रांस मेम्ब्रेन। 7 ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट्स होते हैं तीनों के। ठीक है, अब फर्क कहाँ आता है कि ये तीनों जी प्रोटीन है, लेकिन जो इनका अल्फा सब यूनिट होता है, इस जी प्रोटीन का अल्फा सब यूनिट जो होता है वो क्या होता है? वो डिफरेंट होता है। इसमें M1 के अंदर वो GQ कपल्ड होता है, M2 के अंदर GI कपल्ड प्रोटीन होती है, और M3 के अंदर GQ अगेन GQ आ जाता है। अगर M4 और M5 की बात करें तो M4 GI होता है और M5 क्या होता है? GQ होता है। इस चैप्टर के अंदर हम इस सब की डिटेल्स को पढ़ेंगे। ठीक है, इस पेज के ऊपर अब हमने देखने हैं पोस्ट रिसेप्टर मैकेनिज्म्स। अच्छा, जो GQ प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स होते हैं ना, इनका जो पोस्ट रिसेप्टर मैकेनिज्म है वो क्या है कि ये IP3 के कैस्केड को इंक्रीज करते हैं, लाइक IP3 को बढ़ाते हैं, उसको इंक्रीज करते हैं, और डैग कैस्केड को इंक्रीज करते हैं। ठीक हो गया। अब इनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, इनके डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू ये जाके एक्ट करते हैं, तो वो मैं आगे अगले पेज पे बताऊंगा आपको। उसके बाद जो M2 रिसेप्टर्स हैं वो क्या करेंगे? इनहिबिट करते हैं, क्योंकि ये GI कपल्ड होते हैं। GI और GS कपल्ड में एक ही फ़र्क है, जो GI इनहिबिटरी से, S स्टिमुलेटरी से। GI जो होगा वो इनहिबिट करेगा एडिनाइलाइल साइक्लेज एंजाइम को, और GS जो होगा वो स्टिमुलेट करेगा। अब हमने फिलहाल GI को पढ़ना है। अब GI कपल्ड क्या करेंगे? इनहिबिट करेंगे एडिनाइलाइल साइक्लेज को, जो कि क्या करता है कि साइक्लिक AMP की कन्वर्जन कराता है एक एंजाइम। जब इसको इनहिबिट किया तो साइक्लिक AMP क्या हो गया? कम हो गया। ठीक है, अब इसके लेवल में क्या होता है? एक इसका इफेक्ट ये होता है कि एक्टिवेशन ऑफ पोटाशियम चैनल, जो कि रिपोलराइजेशन कराता है, और एक इनहिबिटरी चैनल है। अच्छा, दूसरा इसका इफेक्ट ये होता है कि साइक्लिक AMP जो होता है ना, वो सेल के डिफरेंट फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, अच्छा, अब इसने जब क्या किया? इनहिबिट किया एडिनाइलाइल साइक्लेज को, तो साइक्लिक AMP का लेवल डिक्रीज हो गया, जिसकी वजह से वो सारे फंक्शन इनहिबिट हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। M3 हमारे पास अगेन क्या था? GQ कपल्ड, तो इसका सेम होगा M1 के अकॉर्डिंग, लाइक वो क्या था? IP3 को इंक्रीज करना और डैग कैस्केड को इंक्रीज करना, GQ कपल्ड प्रोटीन वाले। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या करना है कि इस पेज के ऊपर हमने करना है मॉड ऑफ एक्शन ऑफ डिफरेंट ऑटोनोमिक रिसेप्टर्स। अब पूरे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंदर जितना रिसेप्टर्स पढ़ेंगे आप, वो सब के मॉड ऑफ एक्शन इस पेज के ऊपर दिए गए हैं। ठीक है, अब वो क्या है कि अब सबसे पहले हमने जो हमारे पास मैक्सिमम है वो कौन से होते हैं? जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स होते हैं, और जो हमारे पास निकोटिनिक चैनल्स होते हैं वो आयन चैनल्स होते हैं। तो निकोटिनिक रिसेप्टर्स को यहाँ डिस्कस किया हुआ है, और बाकी जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स यहाँ पर हैं। जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स 3 तरह के होते हैं, वो मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, उसके बाद आगे देखते हैं। अच्छा, इन रिसेप्टर्स को पढ़ने से पहले हम इसका कॉमन सा स्ट्रक्चर है वो देख लेते हैं। अब ये हमारे पास क्या है? जी प्रोटीन का ये एक जी प्रोटीन रिसेप्टर है। ये देखें, इसके 7 ट्रांस मेम्ब्रेन्स हैं। अच्छा, अब जब इसके ऊपर एक रिसेप्टर आके, इस रिसेप्टर के ऊपर कोई एगोनिस्ट आके जुड़ता है, ये एगोनिस्ट आके जुड़ा, तो इसने क्या होना है? एक्टिवेट होना है। इनएक्टिव स्टेज के अंदर जो जी प्रोटीन होते हैं उसके 3 सब यूनिट्स होते हैं, अल्फा, बीटा एंड गैमा। अब जो अल्फा, बीटा और गैमा होते हैं, इसके अंदर से जो अल्फा सब यूनिट होता है ना, उसने जाके हमारे पास काम कराना होता है। अब जब इसके ऊपर एगोनिस्ट आके जुड़ा तो क्या हुआ कि जी अल्फा के साथ GDP लगा हुआ होता है, वो GTP में कन्वर्ट होता है, और ये
डिसोसिएट हो जाता है जी अल्फा और जीटीपी। ये डिसोसिएट होके जाके जुड़ता है टारगेट प्रोटीन के साथ और वहाँ जाके इसने अपने इफेक्ट देने होते हैं। ये देखें यहाँ पर इसने क्या किया, ये जीटीपी अल्फा, जी अल्फा और जीटीपी। अब ये जो अल्फा होता है ये डिफरेंट तरह का हो सकता है, ये इनहिबिटरी भी हो सकता है, स्टिमुलेटरी भी हो सकता है, और ये क्या हो सकता है, जी क्यू अल्फा भी हो सकता है। अब यहाँ पर हमने क्या देखा कि ये देखें, ये जी अल्फा बीटा एंड गैमा, अब ये स्टिमुलेटरी है और ये इनहिबिटरी है। अब ये जब कन्वर्ट हुआ जीटीपी में तो इसने क्या किया कि स्टिमुलेट किया एडिनाइलाइल साइक्लेज को जीएस की सूरत में, और जी आई जब था तो उसने क्या किया, इनहिबिट किया एडिनाइलाइल साइक्लेज को, और उन्होंने क्या किया, साइक्लिक एएमपी के लेवल को बढ़ाया या कम किया। नाउ बैक टू द टॉपिक। इसके अंदर हमने क्या देखना है, सबसे पहले जी क्यू कपल्ड, जी एस कपल्ड और जी आई कपल्ड, ये इसकी 3 टाइप्स हैं। अब जी क्यू कपल्ड रिसेप्टर्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की बात कर रहा हूँ सिर्फ मैं। उसके अंदर हमारे पास M1, M3, M5 और अल्फा 1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स कौन से होते हैं हमारे पास, जी क्यू कपल्ड होते हैं। जी एस कपल्ड की बात की जाए तो बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3 रिसेप्टर्स जो हैं एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स हैं सिंपैथेटिक सिस्टम के अंदर, वो वाले हमारे पास जी एस कपल्ड होते हैं। उसके अलावा डोपामिनर्जिक में D1 जो है वो हमारे पास क्या होता है, जी एस कपल्ड होता है। जी आई कपल्ड में हमारे पास मस्करीनिक में आ जाते हैं M2 और M4। सिंपैथेटिक के अंदर, ये मस्करीनिक की जब बात करूं तो इसका मतलब है पैरासिम्पैथेटिक, और सिंपैथेटिक के अंदर हमारे पास कौन से होते हैं, अल्फा 2 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स जी आई कपल्ड होते हैं। डोपामिनर्जिक के अंदर हमारे पास D2, D3 एंड D4, ये हमारे पास जी आई कपल्ड होते हैं। ये हमने इनकी क्लासिफिकेशन कर ली। इसके बाद हम देखते हैं कि जी क्यू कपल्ड वर्क किस तरह करता है। ठीक है, अब जो जी क्यू कपल्ड होते हैं इनके अंदर जो एक्टिव सब यूनिट होता है वो कौन सा होता है, जी अल्फा क्यू सब यूनिट। ठीक है, अब जी अल्फा क्यू सब यूनिट जो है जी प्रोटीन का, वो फॉस्फोलाइपेज जब वो डिसोसिएट होता है एक्टिवेशन के बाद, तो वो जाके उसने एक टारगेट प्रोटीन के साथ जुड़ना था ना। अब वो जो टारगेट प्रोटीन होती है उसके लिए क्या होती है, इन सब के लिए एक एंजाइम होता है। इसके लिए कौन सा एंजाइम होता है, फॉस्फोलाइपेज सी। जी क्यू कपल्ड के लिए मतलब जी अल्फा क्यू सब यूनिट जब जाएगा तो वो जिस टारगेट प्रोटीन के साथ जुड़ेगा वो है फॉस्फोलाइपेज सी। अब जब फॉस्फोलाइपेज सी इस एंजाइम की एक्टिवेशन होती है तो 2 चीज़ें बनती हैं। एक तो IP3 का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, इसका लेवल इंक्रीज हो जाएगा, और दूसरा डैग कैस्केड बनेगा। ठीक है, मतलब डैग का लेवल भी इंक्रीज हो जाएगा। अब IP3 का लेवल इंक्रीज होने का क्या मतलब है, ये क्या करता है कि इंट्रासेलुलर कैल्शियम जो होती है ना उसको इंक्रीज कराता है। इंट्रासेलुलर कैल्शियम कैसे इंक्रीज कराएगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है हमारा, उसके ऊपर रेयानोडिन रिसेप्टर्स होते हैं, उनको एक्टिवेट करेगा, उनको खोलेगा। ठीक है, वहाँ से हमारे पास कैल्शियम रिलीज हो जाएगा, किसके अंदर, सेल के अंदर। उसके बाद क्या होगा, साफ ज़ाहिर है जब कैल्शियम जिस सेल में आ जाए तो वहाँ क्या, कैल्शियम का मेन फंक्शन क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन, तो वो कॉन्ट्रैक्शन करा देती है स्मूथ मसल्स की, या जहाँ पर भी वो होता है वहाँ उस मसल की कॉन्ट्रैक्शन करा देती है। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, डैग। डैग के अंदर हमने क्या करना है, अब जो डैग है वो मजीद जाके एक्टिवेट करता है किसको, फास्फोकाइनेज सी को। अब फास्फोकाइनेज सी का क्या काम है, उसने सिक्रीशन करानी है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं किस पे, जी एस कपल्ड पे। ये हमारा जी क्यू कपल्ड हो गया, मतलब इनके मेन फंक्शन क्या हो गए, इन्होंने इनका पोस्ट रिसेप्टर मैकेनिज्म क्या हो गया, IP3 को बढ़ाया और डैग कैस्केड। अच्छा, इनके मेन फंक्शन क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल और सिक्रीशन। इस तरह से आपने देख लेना। उसके बाद जी एस कपल्ड जो होते हैं उन्होंने क्या करना है, अब जो उनका एक्टिव सब यूनिट था वो था जी अल्फा एस, मतलब जो सब यूनिट था जी प्रोटीन का, वो बाइंड करता है किसके साथ, एक एंजाइम है उसका नाम है एडिनाइलाइल साइक्लेज। एडिनाइलाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करेगा, उसको एक्टिवेट करेगा तो उसका काम क्या है, वो साइक्लिक एएमपी बनाता है। तो साइक्लिक, जब उसे एक्टिवेट किया तो साइक्लिक एएमपी के लेवल बढ़ गए। जब साइक्लिक एएमपी के लेवल क्या करते हैं, जो बढ़े हुए लेवल होते हैं वो एक्टिवेट करते हैं प्रोटीन काइनेज ए, एक एंजाइम है उसको। अब उस एंजाइम की एक्टिवेशन क्या करती है, सेल के जो मेजर सेलुलर फंक्शंस होते हैं ना उनको एक्टिवेट करती है। तो ये इस तरह से अपना काम करता है। उसके बाद जी आई कपल्ड जो है वो क्या करते हैं, जैसे ये स्टिमुलेट करता था वैसे ये इनहिबिट करता है कौन से एंजाइम को, एडिनाइलाइल साइक्लेज को। अब एडिनाइलाइल साइक्लेज को जब इनहिबिट करेगा तो हमारे पास साइक्लिक एएमपी के लेवल डिक्रीज हो जाएंगे, जिसकी वजह से प्रोटीन काइनेज ए की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी और सेल की एक्टिविटी भी डिक्रीज हो जाएगी। उसके बाद निकोटिनिक रिसेप्टर्स हैं। निकोटिनिक रिसेप्टर्स क्या करते हैं, ये ट्रांसमेम्ब्रेन आयन चैनल्स हैं। ठीक है, चैनल प्रोटीन्स हैं। इन्होंने क्या करना है, इनकी एक्टिवेशन क्या करेगी, पोटाशियम और सोडियम के चैनल्स को ओपन कर देगी और फिर क्या कराएगी, डिपोलराइजेशन कराएगी। ये रिसेप्टर ना हमारे पास 2 तरह के होते हैं, एक होता है NN रिसेप्टर और एक NM। अगर ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के गैंग्लिया में प्रेजेंट होंगे या CNS में प्रेजेंट होंगे तो अब हम इन्हें क्या कहेंगे, NN। अगर ये न्यूरोमस्कुलर एंड प्लेट पे प्रेजेंट होंगे तब हम इन्हें क्या कहेंगे, NM। ठीक हो गया। इसके बाद हमने अगला क्वेश्चन पढ़ना है। वो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हमने देखना है कि इफेक्ट ऑफ डिफरेंट ड्रग्स और टॉक्सिन्स ऑन कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन। ये प्री साइनेप्टिकली हमने देखना है। क्वेश्चन क्या था कि प्री साइनेप्टिकली हमने
ड्रग्स और टॉक्सिन्स का कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन पे इफेक्ट देखना है। तो हम ये एक डायग्राम से समझते हैं, उसके बाद उधर आते हैं। अब ये कौन कौन सी ड्रग्स हैं हमारे पास? हेमिकोलिनियम, वेसामिकोल, और तीसरा एक टॉक्सिन है, कौन सा? बॉटुलिनम टॉक्सिन। अब होता यूँ है कि जो कोलिन है ना, वो ये हमारे पास क्या है? एक्सॉन है, ये वाला एरिया। ये वाला एरिया हमारे पास क्या है? प्री साइनेप्टिक नर्व टर्मिनल है। ये हमारे पास साइनेप्स है, और ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जो हमारा प्री साइनेप्टिक नर्व टर्मिनल है, इसके अंदर कोलिन आती है। ठीक है, एक ट्रांसपोर्टर के थ्रू, जिसका नाम है कोलिन ट्रांसपोर्टर। साफ ज़रा हमें एसिटाइल कोलिन बनानी है, तो एसिटाइल कोलिन बनाने के लिए हमें कोलिन की ज़रूरत होगी। दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक एसिटाइल को ए, दूसरा कोलिन। कोलिन कैसे आई हमारे इसके अंदर प्री साइनेप्टिक नर्व टर्मिनल के अंदर? कोलिन ट्रांसपोर्टर के थ्रू। अब कोलिन ट्रांसपोर्टर के थ्रू कोलिन आ गई, उसने एसिटाइल कोलिन के साथ एक्ट किया और एसिटाइल कोलिन बना। जो हमारे पास एसिटाइल कोलिन है, उसने वेसिकल के अंदर एक ट्रांसपोर्टर के थ्रू आना है, जिसका नाम है एसिटाइल कोलिन हाइड्रोजन ट्रांसपोर्टर। ठीक हो गया। अब इसको कौन ये हम आगे पढ़ते हैं कि इनको कौन कौन इनएक्टिवेट करता है। इसके बाद ये वेसिकल जो है, इसने आगे खुलना है यहाँ पर। ठीक है, इसने मतलब यहाँ पर अपने अंदर जो इसके न्यूरोट्रांसमीटर है उसे रिलीज़ करना है। अब ये कैसे होता है कि इसके ऊपर दो प्रोटीन्स होती हैं, दो प्रोटीन्स नहीं, मतलब जो वेसिकल के ऊपर एक प्रोटीन होती है और एक प्रोटीन होती है हमारी इसके ऊपर, मतलब जो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है ना, इसके ऊपर होती है। इसके ऊपर जो होती हैं वो होती हैं सिनैप्स, और जो वेसिकल के ऊपर होती हैं वो होती हैं वैम्प्स। जब ये आपस में आके जुड़ती हैं, आपस में इंटरेक्ट करती हैं, तो ये क्या होती है? खुल जाती है, ये वेसिकल खुल जाती है, और जिससे क्या होता है? एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है। अब जो ये ड्रग्स हैं हमारे पास, कौन सी? पहली है हेमिकोलिनियम। ये कोलिन ट्रांसपोर्टर को क्या करती है? इनएक्टिवेट कर देती है, जिसकी वजह से ये कोलिन की जो अंदर ट्रांसमिशन होनी है प्री साइनेप्टिक नर्व टर्मिनल के अंदर, उसको इनहिबिट करेगी। वेसामिकोल क्या करेगी? ये जो एंटीपोर्टर है हमारे पास एसिटाइल कोलिन हाइड्रोजन मतलब प्रोटॉन एंटीपोर्टर, उसको इनहिबिट करेगा। और बॉट्यूलिनम टॉक्सिन किसको इनहिबिट करेगा? मतलब इन प्रोटीन्स के साथ आगे जुड़ जाता है, कौन सी? वैम्प्स और सिनैप्स के साथ। वैम्प से बना वेसिकल एसोसिएटेड मेम्ब्रेन प्रोटीन, और सिनैप्स से बना साइनेप्टोसोमल नर्व एसोसिएटेड प्रोटीन्स, इनके साथ आगे जुड़ जाता है, और इनकी जो बाइंडिंग होती है ना, उसे अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से ना एसिटाइल कोलिन का जो रिलीज़ है वो इनहिबिट हो जाता है। ठीक है, मतलब इन सब का जो अफेक्ट है वो ये है कि इन्होंने एसिटाइल कोलिन का जो साइनेप्स के अंदर रिलीज़ है उसे कम कराना है। ठीक है, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर इसका इफेक्ट कम कराना। हम यहाँ पढ़ते हैं हेमिकोलिनियम क्या है। हेमिकोलिनियम क्या करेगा? बाइंड करेगा कोलिन ट्रांसपोर्टर के साथ, और उसे ब्लॉक करेगा किसको? अपटेक ऑफ कोलिन। साफ ज़ाहिर है कोलिन वहाँ से अपटेक हो रही थी, और रिड्यूस करेगा एक्शन ऑफ कोलिनर्जिक नर्व एंडिंग। ये हमने पिछले उस डायग्राम में पढ़ लिए। उसके बाद जो वेसामिकोल है, वेसामिकोल क्या करता है? इनहिबिट करता है एसिटाइल कोलिन और प्रोटॉन ट्रांसपोर्टर को वेसिकुलर मेम्ब्रेन के ऊपर। ठीक है, ये वेसिकुलर मेम्ब्रेन है ना, इसके ऊपर बना हुआ है, इसको क्या करेगा? ये इनहिबिट करेगा। उसके बाद हमारे पास क्या करेगा? ये ब्लॉक करेगा स्टोरेज को। इसने क्या किया? ब्लॉक किया अपटेक ऑफ कोलिन को, इसने स्टोरेज ऑफ एसिटाइल कोलिन को ब्लॉक किया, और इसने इसका इफेक्ट तीनों के सेम है। ये क्या करेगा? रिड्यूस द एक्शन ऑफ कोलिनर्जिक नर्व एंडिंग। उसके बाद बॉट्यूलिनम टॉक्सिन है, ये क्या करेगा? ब्लॉक करेगा रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन। स्टोरेज, पहले अपटेक, स्टोरेज, रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर, हाँ, और ये होता है सिर्फ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर इफेक्ट करता है बॉट्यूलिनम टॉक्सिन। ठीक है, मतलब अब एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स तो बहुत जगहों पे हैं, लेकिन ये जो अफेक्ट करेगा वो कहाँ पर करेगा? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर। अब इसने क्या किया? पैरालाइसिस कर दिया स्केलेटल मसल का बॉट्यूलिनम टॉक्सिन। अच्छा, ये जो नोट्स मैंने बनाए हैं, ये मैंने बिग कैटजंग, मिनी कैटजंग और उसके बाद लिपनकॉट, इन सब को ना मर्ज करके, या मतलब कोई क्वेश्चन कहाँ से उठाया, कोई क्वेश्चन कहाँ से उठाया, लेकिन ये बुक्स से रिलेटेड ही हैं। अच्छा, अब इनके जो नोट्स के मैंने जो स्नैप्स हैं, जो पिक्चर्स लेके मैंने मेडिसिन विद अमार के नाम से एक फ़ेसबुक पे पेज है, उस पर अपलोड कर दिए हुए हैं, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आपने वहाँ से ले लेने। ठीक है, इन सब के नोट्स मैंने वहाँ पर दे दिए। सो आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसके बाद हमने जो सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स हैं, उस चैप्टर का जो पास पेपर्स क्वेश्चंस हैं वो करने, अच्छे खासे क्वेश्चंस हैं, 10-12 होंगे, वो करने। अगर कोई भी क्वेश्चन हो इन चैप्टर्स में से, इन टॉपिक्स में से, तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।